हेलो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक जबरदस्त एनिमे सीरीज माय हीरो एकेडमिया। ये स्टोरी एक लड़के इज़ुको मिडोरिया की है जो बिना किसी सुपर पावर के भी एक बड़ा हीरो बनना चाहता है। तो चलिए देखते हैं कैसे उसकी जर्नी शुरू होती है और कैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बनने का सपना देखता है। कुछ टाइम पहले छोटा इज़ुकी मिडोरिया एक बच्चे को बचाने के लिए कात्सुकी बागुको के सामने खड़ा हो जाता है जो उस बच्चे को बुली कर रहा होता है। कात्सुकी उसे सीरियसली नहीं लेता और उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि इज़ुकी के पास कोई क्वर्ड नहीं होता है और फिर भी वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा होता है। आज का टाइम में 14 साल का इज़ुकी देख रहा होता है कि जब हीरोज एक बड़े से विलेन से फाइट कर रहे होते हैं। एक दिन काफी टाइम पहले चाइना के चिंग सिटी में एक चमकने वाला बेबी पैदा हुआ जिसके पास एक अलग ही पावर थी। फिर धीरे धीरे ये चीज दुनिया भर में होने लगी और जल्द ही ज्यादातर लोगों के पास सुपर ह्यूमन पावर्स आ गई जिसे क्वर्क्स बोला जाने लगा। इस वजह से लोग हीरो बनने का काम एक प्रोफेशन के रूप में करने लगे। जब बैकड्राफ्ट लोगों को सेफ डिस्टेंस पर रोकता है तब कामुई उड्स एक बड़े से क्रिमिनल से फाइट कर रहा होता है। कामुई उड्स बोलता है कि विलियन ने अपना क्वर्क का यूज इलीगल काम के लिए किया है और उसे रोकने के लिए वो उस पर लैकेट चेन प्रिजन यूज करता है ताकि उसकी मूवमेंट बंद हो जाए। तभी एम्प्टी लेडी वहां आ जाती है और कैनन का यूज करके वो उस विलियन को हरा देती है। बहुत सारे लोग उसकी फोटो लेने लगते हैं और एम्प्टी लेडी प्राउडली बोलती है कि आज उसका डेब्यू है और आगे का काम उस पर छोड़ दो। इज़ुको तुरंत ही एम्प्टी लेडी के क्वर्क जीएंटिफिकेशन के बारे में नोट्स बनाने लगता है। एक आदमी उसे देख के कहता है, तू भी हीरो बनने का सोच रहा है क्या? गुड लक। इज़ुको खुशी से कहता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। एल्डेरा जूनियर हाई में एक टीचर क्लास को फ्यूचर के बारे में लेक्चर देता है। वो बोलता है कि वो सबको उनके फ्यूचर प्लान्स का फॉर्म देगा, लेकिन उसे पता है कि सभी बच्चे हीरो ही बनना चाहते हैं। जैसे ही क्लास के स्टूडेंट अपने अपने क्वर्क्स दिखाने लगते हैं, टीचर उन्हें याद दिलाते हैं कि स्कूल टाइमिंग में क्वर्क यूज करना अलाउड नहीं है। कात्सुकी टीचर से कहता है कि उससे सबके साथ कंपेयर मत करो क्योंकि वो सबसे अलग और बेस्ट है। उसके क्लासमेट उस पे चिल्लाते हैं लेकिन कात्सुकी उन्हें चुप करा देता है और सबको याद आ जाता है कि वो यूए हाई स्कूल के लिए ट्राई कर रहा है। जब स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम की डिफिकल्टी के बारे में बात करते हैं तो कात्सुकी बोलता है कि उसने मॉक टेस्ट में टॉप किया है और वो ऑल माइट से भी बड़ा हीरो बनेगा। टीचर बोलता है कि इज़ुको भी यूए जाना चाहता है। ये सुनते ही पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगती है और थोड़ी ही देर में सब उस पे हंसने लगते हैं। क्लासमेट बोलते हैं कि सिर्फ पढ़ाई से वो हीरो कोर्सेज में कभी भी नहीं जा पाएगा। इज़ुको अपना पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करता है लेकिन कात्सुकी उस पर छोटी सी एक्सप्लोजन मार देता है और बोलता है कि इज़ुको उसके लेवल पे खुद को कंपेयर ना करे क्योंकि उसके पास तो क्वर्क भी नहीं है। इज़ुको एक्सप्लेन करता है कि वो कात्सुकी से कंपेयर नहीं कर रहा है, बस अपने बचपन का सपना फॉलो कर रहा है क्योंकि बिना ट्राई किए कैसे पता चलेगा कि वो कर सकता है या नहीं। कात्सुकी बोलता है कि उसके लिए एग्जाम क्लियर करना इम्पॉसिबल है और पूरी क्लास उसे नीचे देखकर हंसने लगती है। कहीं और एक विलियन जिसका बॉडी लिक्विड के स्लाइम जैसा होता है वो भाग रहा होता है। पास में खड़ी भीड़ उसे देख रही होती है और एक बंदा कहता है, विलियंस तो कभी खत्म ही नहीं होते। तभी एक और आदमी बोलता है, खत्म होते हैं क्योंकि मैं हूँ। वापस इज़ुको को स्कूल में वो अपना नोटबुक उठाता है और फोन पे उस इंसिडेंट के बारे में पढ़ रहा होता है। जैसे ही वो घर जाके नोट्स बनाने की सोचता है, कात्सुकी आता है और अपने क्वर्क से उसका नोटबुक उड़ा देता है। फिर वो नोटबुक को विंडो से बाहर फेंक देता है और इज़ुको से कहता है कि यूए का सपना छोड़ दे। इज़ुको उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। जब इज़ुको नोटबुक उठाता है उसे अपना बचपन याद आ जाता है जब उसने पहली बार एक वीडियो देखा था जिसमें ऑल माइट अपना हीरो डेब्यू कर रहा होता है और 100 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाता है। डॉक्टर उसे कहता है कि वो अपना सपना छोड़ दे क्योंकि उसकी छोटी उंगली में 2 पॉइंट्स है जो दिखाता है कि वो क्वर्कलेस है। उसी दिन रात को इज़ुको वो वीडियो दोबारा देखता है
रो रहा होता है और अपनी माँ से पूछता है, क्या मैं अब भी ऑल माइट जैसा हीरो बन सकता हूँ? उसकी माँ रो पड़ती है और उसे सिर्फ माफी मांगती है। वापस प्रेजेंट टाइम में जब इज़ुको घर जा रहा होता है, तभी पहले दिखाया गया स्लाइम जैसा विलियन उस पर अटैक कर देता है। तभी अचानक ऑल माइट वहाँ अपीयर होता है और टेक्सास स्मैश का यूज करता है, एक पावरफुल हवा जैसा पंच, जिससे विलियन उड़ जाता है और हार जाता है। इज़ुको बस हल्का सा ऑल माइट को देख पाता है और फिर बेहोश हो जाता है। जब इज़ुको होश में आता है तो वो शॉक हो जाता है अपने सामने अपने फेवरेट हीरो ऑल माइट को देख के। वो उससे ऑटोग्राफ मांगता है, लेकिन देखता है कि वो ऑलरेडी ऑटोग्राफ उसके नोटबुक में लिख चुका है। जब ऑल माइट देख लेता है कि इज़ुको ठीक है तो वो विलियन को लेके वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन इज़ुको उनके पैर से चिपक जाता है और उसके साथ उड़ जाता है। जब ऑल माइट को रियलाइज होता है कि इज़ुको उसके साथ उड़ रहा है तो वो कहता है छोड़ दे मुझे, लेकिन इज़ुको बोलता है अगर मैं आपको छोड़ दिया तो मैं गिर जाऊंगा। इसीलिए ऑल माइट एक सेफ जगह लैंड कर लेता है। बीच में उनके मुंह से खून आता है, जो देख के वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। ऑल माइट एक बिल्डिंग के रूफटॉप पे लैंड करता है। तब इज़ुको उससे पूछता है, क्या कोई ऐसा बंदा है जिसके पास क्वर्क नहीं होने के बाद भी वो आप जैसा हीरो बन सकता है? टाटुइन स्टेशन के पास कात्सुकी के फ्रेंड्स बोलते हैं कि इस बार उसने इज़ुको के साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया, जब उसने इज़ुको को स्कूल की छत से कूदने को बोला था। इस बात पे कात्सुकी बोलता है कि ये सब देगो की गलती है, उसे दुनिया का तरीका समझना चाहिए। जब वो लोग बात ही कर रहे होते हैं, तभी वही स्लज विलियन जो इज़ुको पे अटैक किया था वो कात्सुकी पे अटैक कर देता है। इसी बीच ऑल माइट और इज़ुको एक बिल्डिंग के ऊपर बात कर रहे होते हैं। इज़ुको उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसा बंदा है जिसके पास क्वर्क ना हो, वो भी ऑल माइट जैसा हीरो बन सकता है? जब इज़ुको अपना ड्रीम के बारे में बताता है, तभी ऑल माइट का टाइम लिमिट खत्म हो जाता है और वो एक पतला और थका हुआ इंसान बन जाता है। इज़ुको उसकी असली फॉर्म देख के शॉक हो जाता है। ऑल माइट उसे एक्सप्लेन करता है कि ये सब उस चोट की वजह से हुआ है जो उसे 5 साल पहले लगी थी। फिर वो इज़ुको को एक लेक्चर देता है कि एक प्रो हीरो को हमेशा अपनी जान दांव पे लगाने के लिए रेडी रहना पड़ता है, इसीलिए वो उससे झूठ नहीं बोल सकता। वो नहीं कह सकता कि तुम बिना क्वर्क के भी हीरो बन सकते हो। जब ऑल माइट रूफटॉप से नीचे उतरता है, तब उसे रियलाइज होता है कि जिस विलियन को उसने पकड़ा था वो अब वहाँ नहीं है और शहर के एक और हिस्से में हमें एक्सप्लोजन होता हुआ दिखाई देता है। एक्सप्लोजन वाली जगह पे डेथ आर्म्स और दूसरे हीरोज स्लज विलियन से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो अब कात्सुकी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। ऑल माइट सब देख रहा होता है और खुद से गिल्टी फील कर रहा होता है कि उसने टाइम वेस्ट किया और अब फाइट करने के लायक नहीं है। इज़ुको ऑल माइट की बातें सोचता हुआ सड़क पे चल रहा होता है और एक्सप्लोजन देखने वाले क्राउड के पास पहुंचता है। वो देख लेता है कि ये वही विलियन है जिसे ऑल माइट ने उसे बचाया था और उसे लगता है कि ये सब उसकी गलती है। ऑल माइट अब नए विक्टिम को नहीं बचा सकता और दिल से माफी मांगता है, लेकिन जैसे ही इज़ुको देख लेता है कि कात्सुकी उस विलियन के कब्जे में है, वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है। ऑल माइट ये देख के स्टंट रह जाता है और दूसरे हीरोज उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इज़ुको अपने नोट्स याद करता है और अपने बैग से स्लज विलियन पे अटैक करता है, जिससे उसे थोड़ा स्पेस मिल जाता है कात्सुकी के पास पहुंचने का। इज़ुको पूरी कोशिश करता है उसकी मदद करने की और तब कात्सुकी गुस्से में पूछता है कि तू यहाँ क्यों आया है। इज़ुको कहता है कि उसकी आंखों में हेल्प के लिए पुकार थी और वो उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। स्लज विलियन वापस रिकवर कर लेता है और इज़ुको पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त ऑल माइट आके इज़ुको को बचा लेता है। ऑल माइट मान लेता है कि उसने इज़ुको को डांटा था उस चीज के लिए जो उसने खुद नहीं की, दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगाना, जो एक प्रो हीरो को करना चाहिए। इज़ुको की हिम्मत देखकर ऑल माइट इंस्पायर्ड हो जाता है और अपनी फुल पावर यूज करता है डेट्रोइट स्मेश से स्लज को उड़ा देता है और साथ ही कात्सुकी को भी फ्री कर देता है। बाद में हीरोज इज़ुको को डांटते हैं कि उसने अपनी जान खतरे में डाली और कात्सुकी की तारीफ मिलती है क्योंकि उसने विलियन के अगेंस्ट फाइट किया। उसी दिन थोड़ी देर बाद कात्सुकी इज़ुको के पास आता है और गुस्से में बोलता है, मैंने तुझसे कभी भी हेल्प नहीं मांगी, तू मुझे नीची नजरों से मत देख और मैं तुझसे कभी हेल्प नहीं मांगूंगा। फिर ऑल माइट दोबारा इज़ुको से मिलता है और बोलता है कि उस सिचुएशन में फर्क
एक्चुअली इजुकी ने ही दिया था। अगर इजुकी वहाँ पे नहीं जाता तो शायद हो सकता था कि वो कात्सुकी को बचा नहीं पाता। ऑलमाइटी इजुकी को बोलता है कि उसने बिना क्वर्क के भी उसे हेल्प किया। वो बोलता है कि इजुकी ने वही किया जो बड़े बड़े हीरोज करते हैं, बिना सोचे समझे किसी की हेल्प के लिए मूव कर जाना। आखिर में जब इजुकी रो रहा होता है, ऑलमाइटी उसे कहता है तुम भी हीरो बन सकते हो। इजुकी खुशी के आंसू रो देता है जब उसका सपना उसके आइडल के द्वारा माना जाता है। ऑलमाइट उससे कहता है कि वो उसकी ताकत का हकदार है और प्रपोज करता है कि वो अपना क्वर्क उसे दे देगा, जिससे इजुकी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ऑलमाइट बताता है कि उनका क्वर्क आगे किसी और को भी दिया जा सकता है और उन्होंने इजुकी को अपना सक्सेसर चुना है। ऑलमाइट उसे बताता है कि उसकी पावर का नाम है वन फॉर ऑल। इजुकी पूछता है कि ऑलमाइट अपना क्वर्क उसे क्यों देना चाहता है, तो ऑलमाइट कहता है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और क्योंकि स्लज विलियन के अटैक के टाइम इजुकी ने बाकी सब सो कॉल्ड हीरोज से ज्यादा साइन किया था। ऑलमाइट की एक्सप्लेनेशन के बाद इजुकी बिना किसी हेजिटेशन के प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है। ऑलमाइट इजुकी की ट्रेनिंग शुरू करता है ताकि उसका बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग हो सके कि वो वन फॉर ऑल को इनहेरिट कर सके। ट्रेनिंग के लिए ऑलमाइट उसे तकोबा सीसाइड बे के सारे कचरे साफ करवाने लगता है। यह उसका एक तरीका होता है इजुकी की बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग बना सके नेक्स्ट 10 मंथ के लिए, क्योंकि उसके बाद एक यूए एंट्रेंस एग्जाम होने वाला होता है। ऑलमाइट चाहता है कि तब तक इजुकी एक वर्दी वेसल बन जाए। ऑलमाइट उसके लिए एक इंटेंस ट्रेनिंग शेड्यूल बनाता है जो इजुकी को अच्छी तरीके से फॉलो करना होता है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान इजुकी अपने आप को ओवरवर्क करने लगता है और ऑलमाइट देख लेता है कि इजुकी उसके शेड्यूल से ज्यादा मेहनत कर रहा है जितना डिसाइड हुआ था। ऑलमाइट उसे डांट देता है क्योंकि उसे लगता है कि ये उल्टा नुकसान कर देगा, लेकिन इजुकी जवाब देता है कि वो इतना मेहनत इसलिए कर रहा है क्योंकि वो यूए में बेस्ट परफॉर्म करना चाहता है और ऑलमाइट जैसे हीरो बनना चाहता है। ये सुनकर ऑलमाइट को इजुकी के अंदर एक असली पैशन दिखाई देता है। 10 महीने की इंटेंस ट्रेनिंग के बाद फाइनली यूए एंट्रेंस एग्जाम का दिन आ जाता है। तकोबा सीसाइड बे पूरी तरीके से इजुकी ने क्लीन कर दिया होता है। उसका बॉडी अब मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग दिखने लगता है और ऑलमाइट कहता है कि अब इजुकी वन फॉर ऑल का वर्दी वेसल बन चुका है। फिर ऑलमाइट उसे अपने बाल का एक टुकड़ा खाने के लिए कहता है, जिससे इजुकी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो ऑलमाइट कहता है कि डीएनए किसी भी तरीके से लिया जा सकता है और एग्जाम शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं, इसीलिए ये जरूरी है कि इजुकी तुरंत इनहेरिट कर ले। इजुकी टाइम पर यूए हाई स्कूल पहुंच जाता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जैसे ही वो अंदर जाने लगता है वो गिर जाता है, लेकिन एक लड़की अपने क्वर्क से उसे बचा लेती है। इस लड़की का नाम उराराका है। उराराका उसे गुड लक बोलती है और इजुकी स्पीचलेस हो जाता है। उसे शौक लगता है कि उसने एक लड़की से बात कर ली। यूए के अंदर मिक सबको बताता है कि एंट्रेंस एग्जाम कैसा होगा। पहले एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा और उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। वो बताता है कि प्रैक्टिकल टेस्ट का गोल है जितना ज्यादा हो सके उतने विलियंस जो असल में रोबोट होते हैं को हराना, ताकि ज्यादा स्कोर मिल सके। इजुकी अपने डेजिग्नेटेड बैटल सेंटर पे पहुंच जाता है प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए। वो तय कर लेता है कि ऑलमाइट की ट्रेनिंग से मिली हर एक ताकत को यूज करेगा ताकि वो ये प्रैक्टिकल टेस्ट पास कर सके। प्रैक्टिकल टेस्ट स्टार्ट होने से थोड़ा पहले सभी पार्टिसिपेंट ट्रेनिंग फील्ड की साइज देखकर हैरान रह जाते हैं। इजुकी को वही लड़की दिखती है, उराराका, जिसने उसे पहले गिरने से बचाया था। वो उसे थैंक यू बोलना चाहता था, लेकिन बीच में इदा आ जाता है जो एक और पार्टिसिपेंट होता है। इदा ने पहले भी ऑडिटोरियम में इजुकी को रोका था। अब वो इजुकी को वार्न करता है कि उराराका को डिस्ट्रैक्ट मत करना, जबकि बाकी लोग इजुकी को ऑलरेडी फेल समझ चुके होते हैं। फिर अचानक एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग टेस्ट एरिया में दौड़ जाते हैं। सिर्फ इजुकी पीछे रह जाता है। वो भी उनके पीछे दौड़ जाता है, लेकिन तभी एक 1 पॉइंट वाला एनिमी रोबोट उस पे अटैक कर देता है। आयोयामा आता है और अपने नेवल लेजर से उस रोबोट को उड़ा देता है और फिर आगे बढ़ जाता है। इजुकी एरिया में इधर उधर घूमता है रोबोट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन ज्यादा रोबोट्स ऑलरेडी दूसरे पार्टिसिपेंट ने उड़ा दिए होते हैं। दूसरी तरफ यूए के जज का पैनल डिस्कस करता है कि एग्जाम पास करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे स्पीड, स्ट्रेंथ और एक शांत दिमाग। जैसे ही टेस्ट खत्म होने वाला होता है, इजुकी के पास अभी भी 0 पॉइंट्स होते हैं। तभी एक बड़ा सा रोबोट आता है जो 0 पॉइंट्स का ही होता है। सब लोग डर के मारे भाग जाते हैं और इजुकी वहीं डर से फ्रीज हो जाता है। रोबोट कुछ बिल्डिंग्स तोड़ता है और उराराका उनके नीचे फंस जाती है। जब रोबोट उसके और करीब आता है तो लगता है कि वो लड़की कुचली जाएगी। इजुकी को याद आता है कि ये वही लड़की है जिसने उसे पहले बचाया था और बस ये सोच के उसमें हिम्मत आ जाती है। एड्रेनलिन से भरा हुआ वो वन फॉर ऑल का पावर यूज करता है। हवा में उछल जाता है और एक जबरदस्त स्मैश मार के उस रोबोट को तोड़ देता है। सभी पार्टिसिपेंट हैरानी से देखते ही रह जाते हैं और यूए के जजेस भी उसकी सेल्फ सेक्रीफाइस की तारीफ करते हैं। वन फॉर
फॉर ऑल पहली बार यूज करने के बाद इजुको को उसके फिजिकल इफेक्ट महसूस होने लगते हैं। उसके दोनों पैर और राइट आर्म टूट जाता है। वो हवा से नीचे गिरता है। ट्राई करता है कि वन फॉर ऑल का यूज करके लैंड करे, लेकिन ग्राउंड से टकराने से पहले ही उराराका उसे बचा लेती है। फिर अनाउंस होता है कि प्रैक्टिकल टेस्ट खत्म हो गए हैं, लेकिन इससे पहले ही इजुको वहाँ बेहोश हो गया होता है। बाकी पार्टिसिपेंट इजुको के क्वर्क के बारे में बात करते हैं, उसे इनक्रेडिबल बोलते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या वो जानबूझ के वीक दिखा रहा था सबको कंफ्यूज करने के लिए। सिर्फ ईदा ही होता है जो नोटिस करता है कि इजुको ने जो किया वो असली हीरो जैसा था और शायद टेस्ट में दूसरों को बचाना भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। तभी स्कूल की नर्स प्रो हीरो एंड रिकवरी गर्ल आती है और इजुको के इंजरीज को हील कर देती है। एक हफ्ते बाद इजुको को अपने एग्जाम के रिजल्ट मिलते हैं। उसने इस दौरान ऑल माइट से कोई बात नहीं की थी, तो उसे लगता है कि वो फेल हो गया है। स्कूल एक एनवलप में होलोग्राफिक मैसेज भेजता है जिसमें ऑल माइट खुद रिजल्ट बताता है। ऑल माइट सबसे पहले माफी मांगता है कि उसने पहले कांटेक्ट नहीं किया और बताता है कि अब वो यूए हाई में एक नया टीचर बनने वाला है। फिर ऑल माइट समझाता है कि रिटन टेस्ट में तो इजुको ने ठीक ठाक किया था, लेकिन प्रैक्टिकल टेस्ट में उसे 0 पॉइंट आए थे। ये सुनकर इजुको उदास हो जाता है, लेकिन ऑल माइट एक वीडियो दिखाता है जिसमें उराराका मिक से रिक्वेस्ट करती है कि उसके कुछ पॉइंट इजुको को दे दिया जाए क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। ऑल माइट बताता है कि टेस्ट में सिर्फ विलेंस को हराना ही इम्पोर्टेंट नहीं था, जजेस हीरोइक काम के लिए भी रेस्क्यू पॉइंट दे रहे थे। इजुको को 60 रेस्क्यू पॉइंट मिले थे जो एग्जाम पास करने के लिए काफी ज्यादा थे। एंट्रेंस एग्जाम का प्रैक्टिकल टेस्ट होने के बाद जजेस की टीम सब स्टूडेंट के स्कोर्स को रिव्यू करती है। वो नोटिस करते हैं कि कासुकी बाकुगो ने सबसे ज्यादा फाइटिंग पॉइंट स्कोर किया है, लेकिन एक भी रेस्क्यू पॉइंट उसे नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ इजुको मिडोरिया ने बहुत सारे पॉइंट रेस्क्यू के मिले हैं, लेकिन एक भी फाइटिंग पॉइंट नहीं मिला है। इजुको फिर ऑल माइट से मिलता है तकोबा म्युनिसिपल बीच पार्क में, जहां ऑल माइट उसे पर्सनली यूए हाई स्कूल में सेलेक्ट होने की बधाई देता है। उसके बाद ऑल माइट इजुको को बताता है कि उसे धीरे धीरे वन फॉर ऑल क्वर्क के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। वो एग्जाम्पल देता है जैसे एग को माइक्रोवेव में रखा जाए वैसे ही धीरे धीरे कंट्रोल डेवलप करना होगा। अप्रैल आते ही यूए के नए एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो जाता है और इजुको तैयार होता है निकलने के लिए। तभी उसकी माँ उसे रोक के गुड लक विश करती है। इजुको फाइनली क्लास 1A में पहुंचता है और सोचता है काश कात्सुकी और ईदा उसकी क्लास में ना हो, लेकिन उसकी ये होप टूट जाती है जब वो उन दोनों को अंदर लड़ते हुए देखता है। ईदा इजुको को देखता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर उराराका आती है, वो भी अपना इंट्रोडक्शन देती है और इजुको की तारीफ करती है उसे बचाने के लिए। कात्सुकी सब नोटिस करता है और उसे याद आता है कि कैसे उसने इजुको को टेस्ट के बाद कन्फर्म किया था। वो इजुको को बुली करने की कोशिश करता है, ये सोच के कि बिना क्वर्क के उसने यूएम में कैसे एडमिशन ले लिया, पक्का चीटिंग की होगी। लेकिन इस बार इजुको पहली बार उसके सामने खुद के लिए स्टैंड लेता है। उराराका कुछ बोल ही रही होती है, तभी आइजावा एंट्री लेता है और क्लास को बताता है कि वो उनका होमरूम टीचर है। वो बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट को पीई क्लोज दे देता है और सबको ले जाता है पीई ग्राउंड में। वहाँ आइजावा एक्सप्लेन करता है कि क्लास को एक क्वर्क एप्रीहेंशन टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें उनके क्वर्क टेस्ट किए जाएंगे, क्योंकि मिडिल स्कूल में उन्हें अपने क्वर्क्स यूज करने का चांस नहीं मिला था। आइजावा एक एग्जाम्पल के लिए कात्सुको को यूज करता है। वो बताता है कि मिडिल स्कूल में कात्सुकी सिर्फ 64 मीटर ही थ्रो कर पाता था, लेकिन जब उसने अपना क्वर्क यूज किया तो वो सीधे 700 मीटर से ज्यादा थ्रो कर दिया। शुरू में स्टूडेंट काफी एक्साइटेड हो जाते हैं टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन आइजावा उनका मूड तुरंत डाउन कर देता है, ये अनाउंस करके कि जो भी स्टूडेंट टोटल पॉइंट में लास्ट आएगा उसे होपलेस माना जाएगा और तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सुन के क्लास शॉक हो जाती है। उराराका तुरंत बोलती है कि ये रूल तो अनफेयर है, तो आइजावा कामली रिप्लाई देता है, दुनिया ही अनफेयर है और एक हीरो का काम होता है इस अनफेयरनेस से लड़ना। जब क्वर्क एप्रीहेंशन टेस्ट स्टार्ट होता है तब ऑल माइट टेंशन में आ जाता है कि शायद आइजावा तुरंत इजुको को टारगेट करेगा, इसीलिए वो टेस्ट को खुद देखने चला जाता है। टेस्ट में स्टूडेंट को अलग अलग फिजिकल टास्क दिए जाते हैं जिसमें वो कम्पीट करते हैं। हर स्टूडेंट अपने क्वर्क यूज करते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इजुको स्ट्रगल करता है क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो वन फॉर ऑल 100% यूज करे या बिल्कुल भी ना करे। कात्सुकी हर टेस्ट में अच्छा करता है उसके क्वर्क की वर्सेटिलिटी की वजह से। क्लास अब पिचिंग टेस्ट तक पहुंचती है और इजुको रियलाइज करता है कि ये उसका लास्ट चांस है अपनी एबिलिटी दिखाने का, वरना वो निकाला जा सकता है। वो ट्राई करता है अपना क्वर्क यूज करके बॉल थ्रो करने का, लेकिन वो फेल हो जाता है। तभी आइजावा अपना क्वर्क रिवील करता है, वो दूसरों का क्वर्क इरेज कर सकता है। इजुको तुरंत उसे पहचान लेता है, इरेजर हीरो इरेजर हेड के नाम
नाम से। इरेजर हेड एक्सप्लेन करता है कि उसने इजुको का क्वर्क इसलिए इरेज किया है क्योंकि उसके क्वर्क का ड्रॉबैक बहुत ही सीरियस है। उसने बोला कि इजुको का क्वर्क उसके लिए खुद ही डेंजर बन सकता है और उसका इस स्कूल में कोई भी फ्यूचर नहीं है। लेकिन इजुको को एक और चांस दिया जाता है, एक और थ्रो। अब उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वन फॉर ऑल यूज करके बाकी टेस्ट फेल करे या फिर उसे यूज ना करके ये टेस्ट फिर से फेल हो जाए। इजुको थोड़ा सोचता है, आइज़ुआ की बात याद करता है और फिर एक लास्ट थ्रो करता है। इस बार वो पूरा वन फॉर ऑल यूज नहीं करता है बल्कि सिर्फ अपनी फिंगर टिप पे फोकस करता है। ये एक्सप्लोजिव थ्रो उसे एक हाई स्कोर दिलाता है। सिर्फ उसके क्लासमेट ही नहीं बल्कि टीचर और ऑल माइट भी इम्प्रेस हो जाते हैं। ऑल माइट उस मूवमेंट को नोटिस करता है और इम्प्रेस होता है कि इजुको ने वन फॉर ऑल सिर्फ अपने फिंगर टिप में फोकस किया। इजुको का ये एक्शन सिर्फ ऑल माइट को ही नहीं उराराका को भी इम्प्रेस करता है। कात्सुकी तो गुस्से में पागल ही हो जाता है। उसे ये समझ नहीं आता कि इजुको के पास ये नया पावर कहाँ से आ गया और साथ ही उसे लगता है कि इजुको ने आज तक हमेशा उससे झूठ ही बोला है। वो गुस्से में इजुको पे चिल्लाता है लेकिन आइज़ावा उसे अपने कैप्चर वेपन से रोक लेता है। आइज़ावा स्टूडेंट को वार्निंग देता है कि उसे उसका क्वर्क ज्यादा यूज मत करने दो क्योंकि उससे उसकी आंखें ड्राई हो जाती है। फिर वो टेस्ट के रिजल्ट बताता है जिसमें इजुको लास्ट आता है। इजुको को डर लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी वो क्लास से निकाल दिया जाएगा, लेकिन आइज़ावा रिवील करता है कि एक्सपल्सन वाला रूल सिर्फ एक झूठ था जिससे स्टूडेंट अपना बेस्ट दे सके। फिर वो क्लास को डिसमिस करता है और इजुको को रिकवरी कर के पास भेजता है ताकि उसका फिंगर हील हो सके। बाद में ऑल माइट अपने स्टूडेंट के टीचर इरेजर हेड से मिलता है और उसे झूठा कहता है क्योंकि उसने कभी पूरी क्लास को ही एक्सपेल कर दिया था। आइज़ावा जो कि इरेजर हेड भी है बताता है कि इजुको 0 मार्क के ऊपर है और वो किसी को भी एक्सपेल कर सकता है जो 0 के नीचे चला जाए। रिकवरी गर्ल इजुको का फिंगर ठीक कर देती है लेकिन उसके बदले उसकी स्टेमिना चली जाती है। स्कूल का पहला दिन खत्म होता है और थका हुआ इजुको ईदा और उराराका से मिलता है और उसे अब रियलाइज होता है कि उसके स्कूल में भी अब कुछ दोस्त बन गए हैं। अगले दिन क्लास 1A का दिन नॉर्मल क्लासेस से स्टार्ट होता है जब तक वो अपनी हीरो बेसिक ट्रेनिंग क्लास में नहीं पहुंचते। ऑल माइट उन्हें कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं जहां सबको पहली बार अपने हीरो कॉस्ट्यूम पहनने का मौका मिलता है। क्लास अपने कॉस्ट्यूम्स में चेंज कर लेती है और सब ग्राउंड बी में इकट्ठा होते हैं। ये वही जगह है जहां एंट्रेंस एग्जाम का प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ था। ऑल माइट रूल बताता है क्लास को 10 टीम्स में डिवाइड किया जाएगा, आधे हीरोज और आधे विलियंस। विलियंस एक न्यूक्लियर वेपन को गार्ड करेंगे जिसे वो डिप्लॉय करना चाहते हैं और हीरोज का काम होगा उनका प्लान फेल करना। अगर हीरोज विलियंस को पकड़ लेते हैं या न्यूक्लियर कोर तक टाइम से पहुंच जाते हैं तो हीरोज जीतेंगे, लेकिन अगर विलियंस पूरे टाइम तक कोर को बचा लेते हैं या हीरोज को पकड़ लेते हैं तो विलियंस की जीत होगी। टीम को लकी ड्रॉ से बनाया जाता है और ऑल माइट अनाउंस करता है कि टीम ए में इजुको और उराराका है और उनका मैच टीम डी कात्सुकी और ईदा के अगेंस्ट है। टीम डी सबसे पहले बिल्डिंग के अंदर जाती है और उन्हें फेक मिसाइल मिल जाता है। अभी भी कंफ्यूज कात्सुकी ईदा से पूछता है कि इजुको का क्वर्क क्या है। ईदा उल्टा उससे ये पूछता है कि तू इजुको से इतनी नफरत क्यों करता है। 5 मिनट बाद टीमें बिल्डिंग में एंटर करती है लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही कात्सुकी उन पे अटैक कर देता है। उसका स्नीक अटैक सिर्फ इजुको के मास्क का आधा पार्ट ही तोड़ पाता है। इजुको ने अटैक से बचते हुए उराराका को भी बचा लिया होता है। कात्सुकी फिर से अटैक करता है लेकिन इस बार इजुको उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर इजुको उसे एक सोल्जर टोस दे के जमीन पे पटक देता है। ये देखकर प्रोजेक्शन रूम में बैठे क्लासमेट्स और ऑल माइट इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। इजुको बताता है कि उसने सैलोन तक कात्सुकी के बारे में नोट्स बनाए हैं, उसी नोटबुक में जिसे कात्सुकी ने कभी जला दिया था। इजुको जानता था कि कात्सुकी हर फाइट का स्टार्ट राइट हुक से करता है, इसीलिए उसने काउंटर किया। इजुको अब पीछे नहीं हट रहा था और वो कात्सुकी को कह देता है कि अब मैं वो कमजोर और हेल्पलेस डेकू नहीं रहा। ये सुन के कात्सुकी और गुस्से में आ जाता है और ओपनली इजुको के लिए अपनी नफरत जताता है। इजुको को प्यार से डेगू भी बोला जाता था। डेगू और कात्सुकी एक ही एरिया में बड़े हुए थे और बचपन से एक दूसरे को जानते थे। कात्सुकी हमेशा अपने आप को इजुको से बड़ा मानता था, स्पेशली जब उसका क्वर्क डेवलप हुआ। लेकिन इजुको ने कभी भी कात्सुकी को ऐसे ट्रीट नहीं किया जैसे वो उससे कम हो, बल्कि एक बार जब कात्सुकी नदी में गिर गया था तब भी इजुको उसकी मदद करने गया, पर कात्सुकी ने इसे इंसल्ट की तरह लिया, जैसे इजुको उस पर दया कर रहा हो। यही गुस्सा उसके अंदर सालों से भरा रहा और अब बैटल ट्रायल तक आ गया है। अब वो छोटे बच्चे नहीं रहे। इजुको अब वो नहीं चाहता कि कात्सुकी उसे बुली करे।
वो जोर से चिल्लाता है कि अब वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। कासुकी को ईदा का मैसेज इंटरप्ट करता है जिसमें वो स्टेटस अपडेट मांगता है। गुस्से में कासुकी बस इतना बोलता है कि वेपन को डिफेंड करो और कम्युनिकेशन बंद कर देता है। फिर से अटैक मोड में कासुकी एक फ्लाइंग किक मारता है इजुकी के हेड की तरफ, लेकिन इजुकी अपनी हीरो नॉलेज का यूज करके उस मूवमेंट को काउंटर कर देता है। वो कैप्चर टेप और अपने नोट का यूज करता है जो उसने कासुकी और इरेजर हेड के ऊपर बनाया था, जिससे वो बच जाता है। दूसरी तरफ उराराका छुपी हुई वेपन को ढूंढने निकलती है और इजुकी कासुकी से बचने के लिए भाग जाता है ताकि वो प्लान बना सके। कासुकी जब इजुकी को ढूंढ रहा होता है उसे अपना पास्ट याद आता है और वो और भी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इजुकी सोचता है कि वो भी उसकी तरह वीक है। तभी उराराका वेपन तक पहुंच जाती है जिसे ईदा क्लोजली गार्ड कर रहा होता है। उराराका उसे विलियन जैसा एक्ट करते देख लेती है और हंसी रोक नहीं पाती, जिस वजह से उसका छुपना फेल हो जाता है। लेकिन ईदा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है। उसने रूम के सब आइटम्स को हटा दिया होता है ताकि उराराका अपना क्वर्क यूज ना कर सके। इजुकी उसे कांटेक्ट करता है और लोकेशन पूछता है। उराराका बताती है कि वो 5th फ्लोर पे ईदा के पास है। इजुकी तुरंत समझ जाता है कि कासुकी पागल हो गया है और ईदा को अकेला छोड़ दिया है। अब वो एक नया प्लान बनाता है। पहले कासुकी को हैंडल करेगा और बाद में ईदा के अगेंस्ट उराराका और वो मिल के लड़ेंगे। कासुकी फाइनली इजुकी तक पहुंच जाता है और पूछता है कि वो अपना क्वर्क क्यों नहीं यूज कर रहा। फिर वो इजुकी को वार्न करता है कि उसे लाइटली मत ले और बताता है कि उसके हीरो कॉस्ट्यूम के गॉडलेट में नाइट्रो स्वेट स्टोर होता है। जब ये स्वेट एनफ क्वांटिटी में जमा हो जाता है तब वो एक ह्यूज एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकता है। ऑल माइट उसे वार्न करता है कि वो ये अटैक ना करे, लेकिन कासुकी फिर भी नहीं मानता और बिल्डिंग के फायर वॉल को ब्लास्ट कर देता है। ईदा और उराराका को ब्लास्ट का आफ्टर शॉक फील होता है। उराराका तुरंत मौका लेती है और अपने क्वर्क से हवा में उड़कर वेपन की तरफ फ्लोट करने लगती है, लेकिन ईदा की स्पीड इतनी फास्ट होती है कि वो उसे वेपन तक पहुंचने नहीं देता। उराराका के पास कोई भी चीज नहीं होती जो वो वेपन के लिए यूज करे, इसीलिए वो एक कदम पीछे रह जाती है, जबकि ईदा अपनी स्पीड का फुल एडवांटेज ले रहा होता है। इसी बीच ऑल माइट कासुकी को फिर से वार्न करता है कि अगर उसने वो अटैक दोबारा किया तो उसकी टीम हार जाएगी। ये सुनकर कासुकी को क्लोज रेंज कॉम्पैक्ट का ऑप्शन लेना पड़ता है। इजुकी ट्राई करता है फाइट बैक करने का, लेकिन जब दोनों एकदम पास पास होते हैं तो कासुकी क्लियरली ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है। वो अपना एक्सप्लोजन का यूज करता है और हवा में डायरेक्शन चेंज करने के लिए और इजुकी को पीछे से ब्लास्ट कर देता है। फिर वो इजुकी के हाथ पकड़ के उसे जमीन पर जोर से पटक देता है, अपने दूसरे हाथ से एक्सप्लोजन करके एक्स्ट्रा मोमेंटम लेके। कासुकी की फाइटिंग स्किल देखकर क्लास वाले इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और सबको शॉक लगता है कि कैसे गेम पूरा उलट गया और इजुकी अब पीछे हो गया है। कासुकी फिर से गुस्सा होकर इजुकी से कहता है कि अपना क्वर्क यूज करो। वो ताना मारता है और पूछता है, क्या तू अब अपने आप को इतना ऊपर समझने लगा है कि क्वर्क की जरूरत ही नहीं? ये बात इजुकी को इरिटेट कर देती है। वो बोलता है कि उसने हमेशा फील किया है कि कासुकी उससे बेटर है और इसी वजह से वो उसे हराना चाहता है। दोनों फुल इमोशन के साथ एक फाइनल क्लैश के लिए एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। इजुकी को पता होता है कि क्लोज फाइट में वो कासुकी को नहीं हरा सकता, इसीलिए वो वन फॉर ऑल का पावर यूज करके और एक पावरफुल डेट्रॉइट स्मैश मारता है, जिससे बिल्डिंग का हर फ्लोर की सीलिंग टूट जाते हैं। इस एक्सप्लोजन की वजह से ऊपर वाले फ्लोर पे उराराका को काफी डेब्रिस मिल जाता है। वो अपने क्वर्क से उन्हें फ्लोट करती है और ईदा पे उड़ा देती है। इस मौके का फायदा उठा के वो तुरंत वेपन उठाती है और टीम ए के लिए विक्ट्री सिक्योर कर लेती है। नीचे के फ्लोर पे कासुकी शॉक में होता है जब उसे पता चलता है कि उसका एक्सप्लोजन इजुकी को सीरियसली इंजर कर गया है। इजुकी ने अपने आप को जानबूझकर ओपन छोड़ा था क्योंकि उसके पास मैच जीतने का कोई और ऑप्शन नहीं था। चाहे फाइट में कासुकी ने डोमिनेट किया हो, लेकिन मैच इजुकी जीत जाता है। टीम ए और डी के बीच का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है और ऑल माइट अनाउंस करता है कि इजुकी और उराराका जीत गए हैं। कासुकी को ये बात बर्दाश्त नहीं होती है कि वो इजुकी से हार गया और वो इतना स्ट्रेस ले लेता है कि हाइपर वेंटिलेट करने लगता है, मतलब उसकी सांस तेज तेज चलने लगती है क्योंकि उसे डर लगता है कि अगली बार हारा तो क्या होगा। ऑल माइट उसे शांत करता है और कहता है कि अब फीडबैक का टाइम है। इजुकी को नर्स के पास भेज दिया जाता है और ऑल माइट
कासुकी को समझाता है कि तुम जीते हो या हारे हो, हमेशा याद रखना कि हर सिचुएशन कुछ सिखाता है, रिफ्लेक्ट करना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। मॉनिटर रूम में ऑल माइट अनाउंस करता है कि आज का MVP मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ईदा है। फिर वो क्लास से पूछता है कि उन्हें क्या लगता है और ऐसा क्यों हुआ। मोमो, जो उन 4 स्टूडेंट में से एक होती है जो रिकमेंडेशन के थ्रू UM में आई है, आंसर करती है। वो कहती है कि कासुकी और इजुको ने इंडोर एरिया में बड़े बड़े रेंज अटैक्स यूज किए, जो एक स्टूपिड मूव था, और उराराका ने अपना गार्ड जल्द ही नीचे कर दिया था और उसका फाइनल अटैक काफी इम्पल्सिव और रेकलेस था। मोमो एक्सप्लेन करती है कि चाहे ईदा हारा हो, लेकिन उसने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना प्लान चेंज किया और एक्सरसाइज के असली पर्पज को रेस्पेक्ट किया। ऑल माइट मोमो के आंसर से काफी इम्प्रेस होता है और फिर नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ता है। टीम बी वर्सेस टीम आई। ओजिरो और तोरू विलियंस टीम में होते हैं। वो बिल्डिंग के अंदर जाके 4th फ्लोर पे जाते हैं जहाँ पे पेलोड रखा होता है। तोरू अपने कपड़े उतारती है ताकि उसकी इनविजिबिलिटी क्वर्क पूरी तरीके से काम करे बिना दिक्कत के। हीरो टीम में सोतो और मिजो होते हैं। वो कुछ मिनट बाद बिल्डिंग में एंटर करते हैं। मिजो अपनी क्वर्क से विलियंस टीम का लोकेशन ट्रैक करता है और सोतो को बताता है। सोतो मिजो को कहता है कि वो बिल्डिंग के बाहर चले जाए अपनी सेफ्टी के लिए और खुद अपनी क्वर्क यूज करके पूरी बिल्डिंग को एकदम फ्रीज कर देता है। विलियंस भी इंस्टेंटली फ्रीज हो जाते हैं। ओजिरो और तोरू के नंगे पैर जमीन पे चिपक जाते हैं, जिससे सोतो को इजिली चांस मिलता है पेलोड को टच करने का और इस तरीके से टीम बी मैच जीत जाता है। ऑल माइट सोतो की टेक्निक की तारीफ करता है। कासुकी और पूरी क्लास शॉक में रह जाती है उसकी पावरफुल क्वर्क को देख के। जब सारे एक्सरसाइज खत्म हो जाते हैं, ऑल माइट पूरी क्लास की मेहनत की तारीफ करता है और सबको वापस उनके होम रूम भेज देता है। वो बेरली बच के निकलता है क्लास से, उससे पहले उसका हीरो फॉर्म खत्म हो जाए। उसके बाद ऑल माइट नर्स ऑफिस जाता है जहाँ रिकवरी गर्ल गुस्सा करती है कि इजुको फिर 3rd टाइम सीरियसली इंजर्ड होके आया है। वो कहती है कि ऑल माइट को सिर्फ इसलिए इजुको को इंडल्ज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो 1 फॉर ऑल इनहेरिट कर रहा है, लेकिन ऑल माइट उसे चुप रहने बोलता है क्योंकि ये बात अभी किसी को पता नहीं है। इजुको थोड़ी देर बाद होश में आता है और वापस क्लास जाता है। उसके क्लासमेट उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन इजुको देखता है कि कासुकी वहाँ नहीं है। उराराका उसे बताती है कि कासुकी ऑलरेडी जा चुका है। इजुको उसे ढूंढने निकल पड़ता है। स्कूल के बाहर इजुको फाइनली कासुकी को मिलता है और डिसाइड करता है कि वो अब सब सच बोल देगा। वो कहता है कि उसकी क्वर्क उसे नेचुरली नहीं मिली बल्कि किसी और ने दी है और उसने कभी भी झूठ नहीं बोला था। पर कासुकी उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, लेकिन फाइनली ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो हार गया है। कासुकी का ईगो क्लियरली हर्ट हो गया होता है। वो रोते हुए बोलता है कि सोतो की पावर और मोमो का फीडबैक ने उसे ये रियलाइज करवाया है कि उसे अभी भी काफी काम करना है अपने ऊपर। गुस्से में जाते वक्त वो इजुको को वार्न करता है कि अभी तो बस शुरुआत है और अगली बार वो कभी नहीं हारेगा। ऑल माइट उसे फिर से समझाता है, लेकिन कासुकी उसकी हेल्प लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि बिना किसी की मदद से वो खुद नंबर 1 हीरो को भी क्रॉस करेगा। कहीं और किसी अननोन जगह पे एक मिस्टीरियस आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि ऑल माइट अब टीचर बन गया है। वो सोचता है क्या होगा अगर ये सिंबल ऑफ पीस विलियंस के हाथों खत्म हो गया।